हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो भैया सीटेट अगर अच्छे अंकों से पास करना है तो एनसीईआरटी की तीनों बुकें, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर सेकंड एसएसटी की, जिसमें एनसीईआरटी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज का हमारा पाठ है हमारी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये हमारी पूरी पृथ्वी है और इसकी ऊपरी परत, जिसको परपटी कहा जाता है, उसके अंदर दूसरी परत जो आती है वो आती है मेंटल, और उसके बाद आती है आंतरिक। ये एक प्याज की तरह होती है, क्योंकि जैसे प्याज के अंदर परत बाई परत बनी होती है, उसी तरह पृथ्वी के अंदर हमारी परतें बनी हुई हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं और ये सबसे पतली परत होती है और ये महाद्वीपीय संयुति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, तो ये ऊपरी वाली परत जो है वो हमारी परपटी कहलाती है। महाद्वीपीय संयुति में मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज पाए जाते हैं। तो हमारी परपटी सिलिका एवं एल्यूमिना सब जैसे खनिजों से बनी होती है, इसीलिए इसे सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, इसीलिए इसे सीमे सिलिका तथा मैग्नीशियम कहते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है और इसकी सबसे आंतरिक परत है क्रोड। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है और ये मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे नी यानी कि निकेल और फे यानी कि फेरस कहा जाता है। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही परपटी में पाया जाता है और 84% हिस्सा मेंटल में और बाकी 15% हिस्सा क्रोड में पाया जाता है। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है। शैल एवं खनिज, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है और पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें आग्नेय शैल, जिसको इग्नियस रॉक कहते हैं, अपसादी सेडिमेंट्री रॉक और कायांतरिक मेटामॉर्फिक रॉक। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जब जम जाता है और इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं और इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। इग्नियस, जो कि एक लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री का लैटिन शब्द सेडिमेंटम है और जिसका अर्थ होता है स्थिर।
और मेटामॉर्फिक ये ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन से। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में ये एक आग की तरह द्रवित लाल मैग्मा हो जो है वो लावा है, और जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब ये द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और इस प्रकार परपटी पर इस प्रकार बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय कहते हैं, और इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली छोटी होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन के पठार बेसाल्ट सैनों से ही बना हुआ है। द्रवित मैग्मा द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार बने सेल को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में बन जाते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग करते हैं वे सब ग्रेनाइट कहलाते हैं। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, और ये अवसाद हवा के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, और ये आद्रण अवसाद दबकर एक कठोर सेल का निर्माण करते हैं, यानी कि सेल दर सेल परत बना लेते हैं, और इस प्रकार बनी परत को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है, और इन सेलों से पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय सेल एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी सिलेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, और कठोर सेलों का उपयोग सड़क बनाने में, घर बनाने में एवं इमारत बनाने के लिए भी किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर, पिट्ठू, चिविड्डी, स्टापू या किटकिट, पांच पत्थर यानी कि गिट्टी। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर भी पत्थरों से खेल सकते हैं। और ये कुछ इमारतें हैं जो सेलों से बनी हुई हैं, जिनमें लाल किला, जिसको बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, और ताजमहल, जिसको बनाने में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक ही प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, और एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल का निर्माण करता है, और ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर, चाहे वो हवा से हो या जल से हो, अपसादी सेल का निर्माण करता है। और जब ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अपसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है, और ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये कोई पहाड़ है या पृथ्वी, जिसके अंदर मैग्मा खौल रहा है, और ये जब पृथ्वी के बाहर आता है तो ये आकर ठंडा होकर जम जाता है, और ठंडा होने के बाद आग्नेय सेल का निर्माण करता है। और जब आग्नेय सेल से छोटे छोटे कण अवसाद के रूप में निकलते हैं, और ये अवसादी सेल के रूप में जमा हो जाते हैं, और अवसादी सेल से और आग्नेय सेल से ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल बन जाती है, और इस कायांतरित सेल में अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण पुनः पिघलकर
द्रवित मैग्मा बन जाती है और मैग्मा बाद में फिर से पृथ्वी पर आता है और अब आग्नेय शैल के रूप में परिवर्तित होकर जम जाता है। तो ये पूरा चक्र जो चलता है वो शैल चक्र कहलाता है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है और खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी किया जाता है जैसे लोहा, एल्यूमीनियम, सोना और यूरेनियम। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ। और ये प्रश्न जो दिए हुए हैं इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है।